नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो। आतंकियों के बिना पाकिस्तान का अब कोई वजूद नहीं बचा है। हर देश में बॉर्डर पर सेना तैनात रहती है, लेकिन पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां पर सीमा के पास में आतंकी ट्रेनिंग कैंप है। जी हां, जो वक्त पड़ने पर पाकिस्तान सेना की रहनुमाई में पड़ोसी देशों में आतंकी हमलों को अंजाम देता है। भारत बार बार इस साजिश को बेनकाब करता रहा है और पाकिस्तान हर बार इसे झुठलाता रहा है। लेकिन आप समझिए, पाकिस्तान का एक और पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, जिसके साथ में उसका तनाव चल रहा है। अब तालिबान ने भी ये बड़ा दावा कर दिया है कि वहां पर भी पाकिस्तानी आतंकी तबाही का पैगाम लेकर पहुंचा था, लेकिन उसे पकड़ा जा चुका है। और जो उसने खुलासा किया इसके बाद, वो वाकई में बहुत चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रख दिया है। आतंकियों के सहारे पाक न सिर्फ अफगान को तबाह करने का इरादा रखता है, बल्कि भारत में भी अशांति फैलाना चाहता है। बार बार पिटने के साथ में वो सुधरने वाला नहीं है, और यही तो पाकिस्तान की खासियत है कहा जाए। और ये तो कुछ भी नहीं, लश्कर को पाक ने जिम्मेदारी तक सौंपी। जानकारी ये भी सामने आई कि आतंकी हाफिज सईद एक खतरनाक प्लान को तैयार कर रहा है। अब लाहौर में आने वाले वक्त में एक बड़ी रैली लश्कर तैयबा करने वाला था। जानकारी ये सामने आई थी कि 2 नवंबर को पाकिस्तान सरकार की नाक के नीचे, पाकिस्तान सेना की नाक के नीचे, या ये कहा जाए उनके समर्थन के साथ में एक बड़ी रैली होने वाली है। और ये रैली हाफिज सईद की पूरी प्लान रैली थी। हाफिज सईद का बेटा इसे लीड कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये खबर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आई, चर्चा का विषय बनी, उसके बाद में ये रैली रद्द कर दी गई, ऐसा तमाम रिपोर्ट्स दावा करती हैं। समझिए लेकिन इस रैली का उद्देश्य और इस रैली में क्या प्लानिंग की जा रही थी। हाफिज सईद अंतर्राष्ट्रीय आतंकी इस पूरी रैली की खतरनाक प्लानिंग कर रहा था। सारा ध्यान प्रशिक्षण कैंप, लॉन्चिंग पैड पर जो है प्रशिक्षण कैंप, लॉन्चिंग पैड में आतंकी ट्रेनिंग, बम बनाने और फोड़ने से जुड़ी ट्रेनिंग, केपीके में कई ट्रेनिंग कैंपों का स्थानांतरण, बर्फबारी से पहले बड़ी घुसपैठ की तैयारी इस रूप में की जा रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि 120 से 150 आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी भी लगातार की जा रही है। बर्फबारी से घुसपैठ के रास्ते हम बंद हो जाएंगे, हम ये सभी जानते हैं। और इसका कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि इसका नुकसान भी होता है। और उस बर्फबारी से पहले ही घुसपैठ कराने की बड़ी तैयारी यहां पर करता हुआ हाफिज सईद नजर आने वाला है और बड़ी साजिशें रच रहा है। पाकिस्तान उसको घर में बैठाए रखा है और एक तरफ कहता है कि वो तो सलाखों में है, लेकिन कई बार हमने उसे खुली रैलियों में देखा और उसके जो संदेश हैं वो बड़ी रैलियों में सुनाए जाते हैं, बड़ी रैलियों में पढ़े जाते हैं। और इस भी रैली में कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन जब चारों तरफ से पाकिस्तान की सेना और सरकार घिरती नजर आई, तो आनन फानन में लश्कर तैयबा की इस रैली को कहा जा रहा है कि अब ये रद्द कर दी गई है। लेकिन ये तमाम बड़े खुलासे और तमाम बड़ी बातें, तालिबान में पकड़े गए एक आतंकी जो कि पाकिस्तान की तरफ से ट्रेंड था, पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था, उसने खुलासे किए। और यही वो आतंकी है जिसने अपने पूरे कबूलनामे में कई बड़ी बातें कही। इसीलिए पूछता है इंडिया, आईएसआई आतंकी बोला कि पाकिस्तान ही है आतंक का असली आका। अफगान में पोल खुल चुकी है, पाक की आतंक फैक्ट्री आखिर कब तक चलेगी, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी, क्या पाकिस्तान आतंकियों का पालक पोषक बन चुका है? और यही सवाल है लोगों के जहन में, जो पिछले कई दशकों से लगातार बड़ी तस्वीरें नजर आती रही है, लेकिन पाकिस्तान खुद को विक्टिम कहता है। अब जब लोगों ने बार बार यही कहा कि भाई जब सांप पाला है तो वो डसेगा ही। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, मैं आपको उनसे मिलवाती हूं। और पाकिस्तान से ही हमारे साथ पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के हुमायूं इकबाल शमी जो है वो जुड़ चुके हैं, और रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ में जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हैं। मुकीम अहमद पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी पाकिस्तान के इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष भी हमारे साथ में कनेक्ट होंगे। लेकिन कई बड़ी बातें इस दौरान कही गई है। मैं चाहूंगी कि इस पूरी चर्चा की शुरुआत मुकीम अहमद मैं आप ही से करूं, फिर मैं उसके बाद में शरदेंदु जी और अली शाह का रुख करूं। जरा बताइए कि ये जो पूरा वीडियो सामने आया है, ये इसको किस रूप में देखा जाए? उसने बड़े खुलासे किए हैं,
उसने कहा है कि पाकिस्तान ही एक तरह से ट्रेन करता रहा है आतंकियों को। आईएसआई के मॉड्यूल का खुलासा हो रहा है एक बार फिर। देखिए जी, ये कोई ऑथेंटिक या सर्टिफाइड चीज नहीं है जिसे आप कोट कर रही हैं या जिसे आप दिखा रहे हैं। हु इज ही? इज जस्ट ए यंग लैड हु इज जस्ट सेइंग समथिंग। देखिए, जब तक कोई क्रेडिबल आदमी या कोई क्रेडिबल पोजीशन का आदमी बात ना करे, ऐसे आप किसी को भी उठा के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं करते। लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप ये चाहते हैं कि बस किसी भी तरीके से पाकिस्तान को आप मलाइन कर लें, उस पर एलिगेशन लगा लें या कोई भी फैब्रिकेटेड ऑडियो या वीडियो चला दें और दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा और तालियां भी बज जाएंगी, आप वायरल भी हो जाएंगी और आपको पॉपुलैरिटी भी मिल जाएगी। आपके पास तो यही एक चीज़ है कि पाकिस्तान को कैसे टारगेट करना है। और ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि उसमें जर्नलिज्म में जो असूल, ज़ाब्ते, रूल, रेगुलेशंस या कोई प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, आप लोग उसको भी भूल चुके हैं और कोई भी चीज़ पकड़ के ना अहमद आपने पता है प्रोग्राम क्या हो कर देना। जाता है, मुकीम अहमद, पता है क्या हो जाता है कि आप मुझे जर्नलिज्म का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन एथिक्स की आप जब बात करते हैं वो भी पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से, तो ये बात ना मुझे बहुत हैरान कर देती है। आप लोग इंसानियत को समझते नहीं, आप मुझे जर्नलिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, तो ये मैं आपको बताती चलूँ, भगवान की ये कहा जाए कृपा से पाकिस्तान के माध्यम से तो किसी चीज की पॉपुलैरिटी या फिर किसी और चीज में आगे बढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ सकती। मैं रुक करना चाहूंगी जल्दी से शरदेंदु जी का। शरदेंदु जी, वैसे ये तो एक्सपेक्टेड था, कोई भी बात हो, कोई भी आरोप हो, पाकिस्तान ने कभी उसको एक्सेप्ट किया नहीं, और तो फिर आखिर ये जब ट्रेनिंग की बात हो, बड़े खुलासे हो, उसको भी एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो सीधे एक्सपोज हो रहे हैं। तालिबान में पकड़ा गया ये जो आतंकी है, उसने तमाम बड़ी बातें कही, और भी बहुत सी बातें मुकीम अहमद मैं आगे आपको बताऊंगी, सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं है जी। देखिए, तमाम तरीके के, चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, चाहे पाकिस्तान के सियासतदार हो, चाहे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हो, या कोई भी वहां का इंटेलेक्चुअल क्लास का व्यक्ति जो पाकिस्तान में रह रहा, वो इस चीज को नहीं मानेगा। उनको कहीं ना कहीं अपने शासन तंत्र से डर लगा रहता है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अल्टीमेटली उनको उसी इलाके में वापस जाना पड़ेगा, क्या उनका फ्यूचर होगा, तमाम बातें उनके दिमाग में, जहन में चलती रहती हैं, लिहाजा वो डिनायल मोड पे रहते हैं। लेकिन आप किसी पाकिस्तान से किसी थर्ड वर्ल्ड पे या दुबई में या कहीं ऐसी जगह मिले, न्यूट्रल जगह पे, तो आपको पता लगेगा कि वो सारी चीजें, सारी सच्चाई को कबूल करता है और काफी अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करता है अपने देश की वस्तु स्थिति का। तो मैं इनकी परेशानियां, इनकी मजबूरियां समझता हूं, लेकिन जो भी आप, अगर आप टेररिज्म के खिलाफ एक अपना स्टैंड लेते हैं, तो आपको इन तमाम तरीके के जो सबूत है उसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। आपको एक उसके अगेंस्ट जाके काम करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने देश से टेररिज्म का खात्मा कर सके और अपने यहाँ शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित कर सके। आप हमेशा से डिनायल मोड में रहेंगे, हाफिज सईद को ट्रेनिंग देंगे, पैसे देंगे, उनके लश्कर तैयबा को पैसे देंगे, उनके ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट को सेटअप करेंगे और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाएंगे, तो आप किसी भी एविडेंस, किसी भी सबूत को नहीं मानेंगे। जितनी भी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम हिंदुस्तान में, पाकिस्तान ने दिया है, हमने तकरीबन हर एक के सबूत आपको दिए, लेकिन आपने किसी सबूत को माना नहीं। लिहाजा जब आप अगर टेररिज्म से सफर कर रहे हैं, तो आपको एक अपनी सोच में बदलाव करना पड़ेगा। इन टेररिस्टों के जो ट्रेनिंग इलाके हैं उसको खात्मा करना पड़ेगा, और आपके जो सैनिक जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनकी ट्रेनिंग में, उनको हथियार देने में, उनको ट्रेनिंग कराने में, उसको बंद करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सोच और अपनी दिशा नहीं बदलेंगे, तब तक आप भी टेररिज्म से सफर करते रहेंगे और आप हर फ्रंट पे मार खा रहे हैं। टेररिस्ट आपके कंट्रोल में है नहीं। ये ऐसा सिस्टम है, अगर आप इसको बढ़ाएंगे, पनपाएंगे, तो ये आपको ही डसेगा। ये सारी दुनिया में तमाम कहावतें, कई बार हम इस पे डिबेट भी कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती कि पाकिस्तान इसको एक्नॉलेज नहीं करता। वो सफर तो कर रहा है, वही चीज अमेरिका बोलेगा, चाइना बोलेगा या यूरोपियन नेशन बोलेंगे तो आप मान जाओगे, यही चीज सऊदी अरेबिया बोलेगा, मिडिल ईस्ट की कंट्री बोलेंगे तो आप मान जाओगे। आप टेम्परेरली उस चीज को एग्री करते हो, लेकिन आपकी जो फितरत है वो नहीं बदलती। इसकी वजह से यहाँ पे आपके यहाँ प्रॉब्लम है। इसी वजह से आप हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में टेररिस्ट एक्ट करते हैं। आज की डेट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमने बोला कि कोई एक्ट ऑफ टेरर को हम वॉर मानेंगे, तब से आप
थोड़ा से संभले हैं, नहीं तो आप तमाम इस तरीके के ऐसे वो पैदा करते हैं, सिचुएशन पैदा करते हैं कि ये आपके पूरे विश्व में लोग आपको कंडेम करते हैं, आपकी लेकिन जो उस बात साख को है वो मानेंगे कम नहीं। होती दिक्कत जाती ये है सर, दिक्कत ये है कि अभी पूरा इकबालिया बयान एक तरह से आया है आईएसआई के आतंकी की तरफ से। वो पाकिस्तान का नागरिक है और उसको बाकायदा ट्रेन किया गया पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास में कैंपों में, और कैसे 12 से 15 साल के बच्चों को लेकर जाया करते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा कैंप की, हथियार चलाने की, आतंकी बनाने की पूरी तैयारी। लेकिन एक तरफ चर्चा की बात होती है। मैं अलीशा का रुख कर रही हूं। अलीशा, कहा जाता है कि जब दो दोस्त दुश्मन बन जाते हैं तो वो और भी ज्यादा घातक हो जाते हैं। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में भी अभी ऐसा लगता है ऐसी ही परिस्थिति है। पहले दोस्त हुआ करते थे और अब तो ऐसे है कि जो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। तुर्की में बातचीत चल रही है टेबल पर, लेकिन साजिशें लगातार जारी हैं अभी भी यहाँ पर तबाही मचाने की। और उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण ये वीडियो में कबूलनामा है इस आईएसआईएस के आतंकी का। बिल्कुल नैना जी, आपने फरमाया। देखिए, दो दोस्त जो जानते हैं, एक दूसरे की कमजोरियां समझते हैं, एक दूसरे की ताकतें समझते हैं, जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन जब वो ही दो जब दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक दूसरे को, तो तभी कहा जाता है कि वो और भी ज्यादा घातक बन जाते हैं, क्योंकि फिर खुंदक और ज्यादा होती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो अच्छे मुल्क, अच्छे दोस्त थे ये, और मैं बताऊं जितना नुकसान पाकिस्तानियों ने किया है मुसलमानों का वर्ल्ड ओवर, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया। इसलिए मैंने एक चिट्ठी लिखी थी जैश ए मोहम्मद को, टेररिस्ट आउटफिट को, और मैंने उस ओपन लेटर लिखा था मैंने, उसमें मैं समझाया था कि भाई ये सबसे बड़े दुश्मन आतंकी यही मुसलमानों को सबसे खराब देते हैं। आप सॉरी, ये माफ कीजिएगा, ये पाकिस्तानी भाई साहब बैठे हैं पत्र, ये देखिए आप हमारे एंकर को पत्रकार जर्नलिज्म का ज्ञान दे लगते हैं। आप देखिए तो आपके यहाँ इतना फेक न्यूज चल रहा है, और अगर आप जाते नैना जी को, आप आते हैं चैनल पे, ऐसे ये बात नहीं है, कोई नए नवेले नहीं आए हैं आप, इनकी बहुत रिस्पेक्ट है हिंदुस्तान में नहीं विदेश में। एक आप ही हैं अनोखे पाकिस्तानी जो फेक न्यूज, फेक प्रोपेगेंडा, फेक नैरेटिव चलाते हैं। भाई जंग हारने के बाद क्वेश्चन हुआ है आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल बनाया नहीं करना आपको, और यही अयूब खान ने किया था। तो आप देखिए, अगर मैं बीमार हूँ, वो तो है आप, वो तो है, पता लग रहा है। अरे अगर मैं बीमार हूँ और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ कि मेरे को तकलीफ है, मैं पहचान ही नहीं, मेरे को तकलीफ है, मैं कबूल ही नहीं कर रहा, तो कैसे होगा भैया? कोई पेरेंट्स जाते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए, अगर टीचर बोलती है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, और अगर माँ आर्ग्यू करे तो हम कैसे हल निकालेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है अलीशा कि भले ही बात बार बार इसको डिनाई करते हो, और वही एक्सपेक्टेड है। हमें पता था कि जब अगर वीडियो इस तरह के तमाम सबूत भी मिल जाएं तो कभी भी एक्सेप्टेंस तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा, और किस मुंह से एक्सेप्ट करेंगे। मेरे साथ में इस दौरान एक और पाकिस्तान से मेहमान जुड़ चुके हैं, हुमायूं इकबाल शमी, जो कि अध्यक्ष है PEF के, पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के। हुमायूं इकबाल शमी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है, एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टर्की में शांति समझौते पर चर्चा, और कई मर्तबा, सिर्फ टर्की ही नहीं, इसके पहले हमने कतर और दोहा में भी देखा, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकियों का आदान प्रदान हो रहा है। आईएसआईएस का जो आतंकी है, आईएसआईएस के जो मॉड्यूल हैं, वो पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से ओपन हो रहे हैं। आईएसआईएस के आतंकी जो कि पाकिस्तान में ट्रेंड हुआ, तालिबान को टारगेट करने के लिए उसे अफगानिस्तान भेजा गया। ये किस तरह की पीस टॉक है? चले मैं ये बात कर देता हूँ आपको। अभी आपसे पहले जो अभी बात कर रहे थे, इनका तो खैर मैं जवाब ही नहीं दूंगा, मुझे नहीं मालूम ये क्या बात कर रहे थे, और उनको खुद भी होश नहीं थी क्या बात कर रहे थे। लेकिन जो हिंदुस्तान से जो बात कर रहे थे आपके इंडियन, उन्होंने कुछ बातें की कि पाकिस्तान जो है वो बाकायदा वो कोई टेररिस्ट प्रमोट करता है वगैरह वगैरह, और उन्होंने बड़े बड़े नाम भी लिए, कुछ जैश ए मोहम्मद और वगैरह वगैरह। अब मसला ये है कि ये जो आपका
पाकिस्तान तो वो मुल्क है कि जिसने यूएन के फोरम पे खड़े होकर जंग से पहले भी ये बात करी कि ये जो पहलगाम विच इस वाक़े को बना के आप बना रहे हैं इसकी इंटरनेशनल इंक्वायरी कराने, लेकिन शर्त ये रखी कि बलूचिस्तान में जो हिंदुस्तान राह करा रही है उसको भी साथ जोड़ें कि जाफर एक्सप्रेस के हमले में कौन कौन साथी था। आप लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। मैंने ये सुनी, मैंने आज जयशंकर साहब गए वेस्ट जर्मनी में और वहां पर यूरोपियन यूनियन को जाके वहां पर एड्रेस किया। उन्होंने कहा हम पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया की हम टेररिज्म से वो कर रहे हैं, हमने तो इसलिए जंग की थी। और मैंने वहीं पर सुना कि जर्मन के वजीर आजम ने कहा कि हम आपकी किसी भी ऐसे स्टेप की जो कि बगैर तफ्तीश के होगा, जो बगैर किसी सबूत के होगा, हम हमायत नहीं कर सकते। वहीं उनके सामने ये बात कही और ये कहीं वीडियो पे भी चल रही थी, मैंने क्योंकि यूट्यूब पर देखी थी। अब ये हालात ये हैं कि यूएन की जो टेररिस्ट एंटी टेररिज्म फोर्स है पाकिस्तान को इलेक्ट किया है 191 कंट्रीज ने उसके लिए एज अ चेयरमैनशिप के लिए। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान ने मुखालफत की, पूरी दुनिया, इसका मतलब है कोई दुनिया का क्लास का जो सबसे नॉटी बच्चा होता है ना उसी को मॉनिटर बना दो ताकि उसी के ऊपर जिम्मेदारी हो जाए। ये अपनी काबिलियत से थोड़ी मिलाई तो रोटेशन में आता है, हर एक कंट्री का नंबर पड़ता है। आपका भी नंबर पड़ गया, इसमें कौन सी बहुत बड़ी तीर मान लिया है? आप परमानेंट मेंबर हो गए क्या? किसी देश ने बोला कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन जाएंगे? ये बाई रोटेशन, इसमें कौन सा आपने तीर मान लिया? जिसका रोटेशन आएगा छोटे बड़े कंट्री का वो बन जाता है। इसमें कोई आपकी काबिलियत नहीं है। ये अपने इस क्रेडिट मत लीजिए इस चीज का। जो चीजें बाई रोटेशन होती है उसको बाई रोटेशन की तरह एग्री करिए। ये आपका इंटेलेक्ट बोलता है कि आपको पता नहीं किसने अपॉइंट किया। इतना बड़ा कंट्री नहीं है अभी आप सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं है। मैंने सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं की है। पहले तो ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं की है, मैंने उस कमीशन की बात की है जो टेररिज्म की वो उनकी एक कमेटी है या कोई उनकी है। तो वही नॉन परमानेंट मेंबर के ही एक बनता है, एक कंट्री बनता है जो 15 सदस्य है यूनाइटेड नेशन के, उसी में से एक बनता है। अपनी नॉलेज तो ठीक कर लो। ऐसे उल्टे सीधे बयान आप आके दोगे चैनल पे तो ठीक नहीं है। नहीं, आपका यही तो मसला है कि आपने जवाब नहीं सुना, आपने अपने खिलाफ को जवाब भी सुना। अरे हुमायूं इकबाल शमी, आपने पूरी बात जो आपने कही मिसफैक्ट कहे वो भी हमने आपको सुना, लेकिन उसके बाद में दुरुस्त तो करेंगे ना, कंफ्यूजन तो ठीक करेंगे। काउंसिल की बात नहीं की है मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मुझे एक बात तो बता दो, मेरे सवाल का तो जवाब दे दो हुमायूं इकबाल शमी। मैं यही तो सवाल पूछ रही हूँ, ये कैसा पीस टॉक है? एक तरफ दोहा, कतर और टर्की में बातचीत होती है, दूसरी तरफ आतंकी भेज देते हैं। आपने पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ क्या जोड़ने की कोशिश की? मैंने कहा दुनिया के, अरे मैंने कहा जोड़ने की कोशिश की? पाकिस्तान का तो चोली दामन का हिस्सा बन गया, उसे ठीक तक करने की कोशिश नहीं कर रहे। आत्मा में बस चुका है अब तो, ऐसा लगता है पाकिस्तान में आतंकी और आतंकियों में पाकिस्तान। 190 कंट्रीज ने आपके मौक़िफ़ को बाई नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो ठीक है, इतना सही है कि इसको तो एंटी टेररिज्म फोर्स का हम वो सरबराह बनाते हैं, चेयरमैन बनाया उसको। वाह वाह वाह, क्या बात करेंगे? अच्छा शरदेंदु जी, जो क्लास का सबसे शरारती बच्चा है उसको लगाम दे दो कि वो पूरी क्लास को शांत करेगा, नहीं होगा तो उसकी जिम्मेदारी है। शरदेंदु जी, मैं क्या अब बात का जवाब सुनना जरा फैक्ट पे बात कीजिएगा। ये तो ऐसे मिसफैक्ट्स के साथ में चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान के पूरे 140 करोड़ लोग हंस रहे हैं, इसलिए मैं आपके ज्ञान और आपकी जो नॉलेज है उसको पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आपको जो पढ़ाया जाता है, जिस तरीके के माहौल में आप हैं, आप ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं क्योंकि आपको वहां सरवाइव करना है। लेकिन यही पाकिस्तानियों से जब आप विदेशी धरती पे मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो अलग तरीके की रूपरेखा, नए अधिक तरीके की बात करते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों से बहुत जगह पे डिटेल में इंटरेक्ट किया हुआ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। और साथ में इसमें कोई, हम जब बात करते हैं तो बिल्कुल बराबरी से बात करते हैं, तो जो हमारी वस्तु स्थिति उसका हमें सही आकलन होता है। और सही आकलन यह है कि हमेशा से जब भी आप टेररिज्म की बात करते हैं तो पूरे विश्व का नजरिया एक होने की जरूरत है। इसको हिंदुस्तान मानता है, पाकिस्तान इस चीज को नकारता है, इसीलिए वो आज की डेट में टेररिज्म और अपने ही टीटीपी से और तालिबान, जिसको उन्होंने एक समय बहुत बढ़ाया और वो अपना ही अंग मानते हैं, उसके हाथों सफर कर रहा है। क्योंकि आप अपने नागरिकों की नहीं सुनते, आप अपने नागरिकों के हक हकूक देना नहीं चाहते, इसलिए आपके यहाँ सफरिंग है। आपकी जो पॉलिसी में डिफरेंस है, आप यहाँ आपके जो चारों प्रोविंस में जितनी डिस्पैरिटी है, इसकी वजह से पाकिस्तान आज की डेट में चल रहा है। आपके सियासतदारों की गड़बड़ी है, आपके जो रूलिंग क्लास, जो आर्मी है, वो अलग पैटर्न पे अलग तरीके से काम करती है और अपने ही लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक करती है।
जब इतने जरा डिस्प्रपोर्शनेट फोर्सेस का आप इस्तेमाल करेंगे तो तमाम तरीके की जब डिस्पैरिटी होगी तो आपके यहाँ अलगाववाद फैलेगा। इस चीज को आप समझिए। आप इसके रूट कॉज में नहीं जाते हैं, आप उनको टॉप टेबल पे नहीं बुलाते, आप उनसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं, आप उनको थोड़ी लिबर्टी और उनके हकूक देना नहीं चाहते हैं, और चाहते क्या है, आप गोली मारते हैं, आप तमाम तरीके के उनके ऊपर रिप्रेशन करते हैं। तो इस वजह से आपके जनमानस में एक तरीके का डिससेटिस्फैक्शन। अगर आप तालिबान की प्रॉब्लम को समझे तो ये तालिबान आपका तो बहुत अच्छा एलाई था, आपके स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात किया करते थे, कहां चला गया स्ट्रेटेजिक डेप्थ? क्या ऐसी चीजें हो गई जिससे कि आप तालिबान के अगेंस्ट हो गए? आपकी पॉलिसी थी कि तालिबान स्वतः है खैबर पख्तूनख्वा में आएगा, जाएगा, वहां से मदद लेगा, शरणार्थी आएंगे, आप उनकी मदद करेंगे, तालिबान आपका एलाई रहेगा। आपने उस पे अंकुश लगाने की कोशिश की क्योंकि वो अपने हक मांगने लगे। लिहाजा इस तरीके की जब आपका पता पॉलिसी ये हो जाती है, पता है दिक्कत ये हो जाती है कि एक नहीं कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। हम जा रहे हैं इनसे बात कर लें, आप इनकी सुना लें। आप टॉक शो कर रहे हैं, वीलॉग कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग? अभी क्योंकि मैं आपके पास आऊंगी, आपके पास भी जवाब होगा नहीं मुकीम अहमद, आपके पास जवाब होगा नहीं। आप मुझे एथिक्स आप सिखाने लग जाएंगे। डॉक्टर मेजर ये सुने हाँ। ये नसीरुद्दीन शाह के अजीज है ना, है ना? ये नसीरुद्दीन शाह ने जब बयान दिया था ना कि हिंदुस्तान में बच्चों को मजहब के नाम पर जहर दिया जा रहा है। सुनो मैं आपको बताती हूँ, सुनो मैं बताती हूँ। नसीरुद्दीन शाह ने स्टेटमेंट दी थी। नसीरुद्दीन शाह ने सुन तो ले। नसीरुद्दीन शाह ने स्टेटमेंट दी थी कि हिंदुस्तान में बच्चों को मजहब के नाम पर जहर दिया जा रहा है। तो शाह जी क्या हुआ था उनके साथ? कब दिया था? छुप गए थे। कब दिया था और क्या हुआ था उनके साथ? वो भारत के नागरिक खुला आराम से फिल्में करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, सुनिए मैं आपको बताती हूँ। आप पाकिस्तान में बैठे पत्रकार है ना, पाकिस्तान के एक पत्रकार जिनकी हत्या कर दी गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने इजराइल के पक्ष में बात कह दी थी। और दूसरी बात और सुन लीजिए, आपकी अगर ये आप वोकल वाली बात कर रहे हैं, एक तरफ अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि गाजा और इजराइल के बीच में जो ये कहा जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैयार की जा रही है, उसमें आप 20,000 अपने जो सैनिक है उनको भेजने पर चर्चा हो रही है। मोसाद और CIA के साथ में आपके पाकिस्तान के चीफ की मुलाकात कराती है। आप अभी तक प्रो फिलिस्तीन बन के चलते नजर आए हैं और उसके बाद में अब आप उन्हीं का ही कत्लेआम करने के लिए एक बार फिर से उस फोर्स का हिस्सा बन रहे हैं। ये होता है दोगलापन। और मैं आपको और बताती हूँ, आप जब अगर बयानों की बात कर रहे हैं ना सर, तो जो अगर आप विरोध कर दे, जो आपसे थोड़ी इतर बात कर ले, उसकी तो आप लोग हत्या कर देते हैं। लड़ाई नहीं हो रही, आप प्रोग्राम कर रही हैं। बालाजी फिल्म से नहीं, आपने बोलते बंद कर दिए। अरे मुकीम अहमद, आपको पूरी दुनिया ड्रामा लगती है। ड्रामा चलता है आपके यहाँ पर, आप जाकर जरा देखिएगा, ड्रामा ये चलता है। अरे बाबा, मैं आपको काउंटर नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। मुकीम अहमद सुनिए अली शाह रुकिए। मुकीम अहमद, आपने मुझे ज्ञान दिया एंकर का, होस्ट का। मैंने आपसे सवाल पूछा और एक अच्छे गेस्ट की तरह आपको जवाब देना चाहिए। बताइए। 20 जुलाई 25 जुलाई। अरे भाई, आपने मुझे एथिक्स का ज्ञान दे दिया, आप जरा जवाब भी तो दे दो। कुर्बानी का बकरा होता है, जवाब भी तो दे दो। जवाब दे रहा हूँ ना, सुन लो। अगर माँ का दूध पिया, सुनो फिर। 20 जुलाई 2025 को हमने तो माँ का ही दूध पिया है। मुकीम अहमद, आप पता है कितनी, मुझे समझ में नहीं आता आप लोग कितने बेगैरत रहते हैं। आप लोगों को ये तक समझ में नहीं आता कि आपको कब कहां पर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। आप लोगों को तमीज नहीं है बात करने की। आप लोगों ने हमेशा जनता का खून पिया है। आपने माँ का दूध पिया हो या नहीं पिया हो, आपने जनता का खून पिया है। आतंकियों को आपने पाला पोसा है। माँ के दूध पीने की बात करते हैं आप। जरा तमीज से बात करना सीखिए पहले। पाकिस्तान से पता नहीं जर्नलिस्ट जो कनेक्ट होते हैं, ना सर ना पैर, कोई बिना तर्क की बातें कर रहे होते हैं, ज्ञान देते हैं। और इधर इस बात का शांत रहिए मुकीम अहमद, शांत रहिए। फालतू की बातें करेंगे, मैं बिल्कुल ये मंच नहीं दूंगी। आपका कोई प्रोपेगेंडा का ये मंच नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम को दीजिए जरा मिसफैक्ट जो आप बताते हैं। ये हिंदुस्तान की जनता बखूबी जानती है। मैंने पूछा सीधा सीधा, ISI का आतंकी का वीडियो सामने आया। एक तरफ पीस टॉक करते हैं, दूसरी तरफ आतंकी को भेजते हैं। ये कैसी पीस टॉक है भाई? जवाब नहीं होता। जरा सलीके से बात करें, उसके बाद में बात करेंगे। हुमायूं इकबाल शमी, मुझे आप जरा ये समझाने की कोशिश कीजिएगा। अभी जैश ए मोहम्मद नहीं, मुकीम अहमद में अभी नहीं, मुझे इकबाल शमी का रुख करने दीजिए।
जब थोड़ा शांत हो जाएंगे उसके बाद में हम बात करेंगे। मैं इस तरह से फालतू के लूज टॉक्स बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करूंगी। आप अक्सर बिलो दी बेल्ट जाकर बातें होती हैं, इस रूप में नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। हुमायूं इकबाल शमी जी, अच्छा, मैं सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी आपकी तारीफ कर दूं, हिंदुस्तान की भी, तो खुश हो जाएं आप भी। ये है कि हिंदुस्तान ने वाकई बड़ी तरक्की की है, बहुत से शोबों में तरक्की की है, इंडस्ट्री में बहुत तरक्की की है। और लेकिन जिस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा तरक्की की है वो है झूठ की इंडस्ट्री, जो प्रोपेगेंडा की इंडस्ट्री। इसमें इनका माटो ये है कि इतना झूठ बोलो कि सच नजर आए। और ये आप गोबल्स को, जर्मन, उनको भी अब उन्होंने जवाब देने की बजाय आपने उनको म्यूट कर दिया। मैं भी कोई जवाब दूंगा तो उसके दरमियान में वो एक तो पागल कोई आपने इकट्ठा किया हुआ बंदा, मुझे नहीं मालूम कौन है, वो पागल है कोई। दूसरे वो भी दरमियान में बोलना शुरू हो गया। मैंने तो जो बात कही वो फैक्चुअल बात करी है, जो फैक्ट्स हैं, इंडिया की ये गलती होती है और वही गलती शायद मैं भी कर लेती हूँ। आप लोग जब इस तरह से गलत तरीके से बात करते हैं ना, या तो आप लोगों को नेशनल टेलीविजन पे बात करने के एथिक्स नहीं है, या तो आप लोग अपने घर की महिलाओं के भी साथ में ऐसे ही बात करते हैं, वहां के आवाम के साथ में भी ऐसे ही बात करते हैं। शायद यही वजह है कि अब वो वाले एथिक्स भी सिखाने पड़ेंगे कि आपको नेशनल टेलीविजन पे बैठ के किन शब्दों का चयन करना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। इसके पहले आपका एक वो वाला वीडियो पूरी दुनिया ने देखा जिसमें आप फटी हुई चप्पल दिखा रहे थे। ये मुझे समझ में नहीं आता। आप पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के हैं, आपको लोग इतना फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो कर सकते हैं? आप नेशनल डिबेट में बैठ के आप किसी को पागल कह देंगे, कभी किसी को और कुछ कह देंगे, पाकिस्तान के पत्रकार। ये तो एथिक्स की बात होती है, किन शब्दों का चयन करना है, किन को नहीं करना है। आप जरा समझिए ना, आप हमारे यहाँ एक होता है, कि वो बसों में मंजन बेचने वाले होते हैं। अलीशा, तो अलीशा एक सेकंड। तो आपका भी कुछ मुझे ऐसे ही लगता है कि वही आपका कोई पहले शोभा रहा है कि बसों में मंजन बेचने वाले हमारे होते हैं, वो अपनी बात किए जाते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। तो आपका भी ये इसी किस्म का जवाब तो आपने सुनना नहीं। मैं जब जवाब देने लगा तो वो इंडियन बोलना शुरू हो गया। एक और ही आ गया, इसका तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होश में है या नहीं है। लेकिन बाकी बात ये है कि जवाब सुनना है तो फिर जवाब सुन लें, क्योंकि पाकिस्तान के कई चैनल पर मैं आता हूँ, वो वहाँ पूरा जवाब सुनते हैं। अरे भाई, तरीके से बात करोगे तो जवाब दोगे। अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, पीस टॉक ये कैसी पीस टॉक? आप फालतू की बात कर रहे हैं। वो मुझे एथिक्स का ज्ञान दे रहे थे, तो जो एथिक्स का सवाल का जवाब दीजिए ना। चलिए आप इसका जवाब दे देते। आपने क्योंकि जोड़ देते हैं ना आपके सारे के सारे पाकिस्तान को वो जो आपने टेररिज्म के साथ जोड़ते हैं, तो उसका भी जवाब देना होता है ना मुझे। अब जो रो गई बात, ये बात हो गई कि ये तो जो पीस टॉक जो चल रही है, देखें पीस टॉक जो चली थी वो पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हमेशा कहा कि जी ये, क्योंकि ये तालिबान जो थे, ये तो एक दुनिया में एक पाकिस्तान पर इल्जाम था कि पाकिस्तान ने इनको प्रोटेक्ट किया था। उस वक्त तो हिंदुस्तान शदीद मुखालिफ था इनका। अब मसला ये है कि अगर उनमें कोई आउटर फैक्टर आए, किस वजह से वो किन लोगों ने उनका पंप किया, मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा, फिर आप लोग कहेंगे ये जी क्या हो गया, तो वो सारी दुनिया को पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब जो कुछ वो कर रहे हैं, पाकिस्तान ने पहले उनको समझाया जब कुछ है, लेकिन हुआ ये कि तालिबान ने डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। उन्होंने तोपखाने से फायरिंग की। जब उन्होंने तोपखाने से फायरिंग की तो पाकिस्तान ने किया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया वो एक्शन ऐसा शदीद था कि जिसके ऊपर उनको पता लग गया कि ये तो मामला खराब हो गया। उसके बाद वो भागे गए। वो अपनी जो उनका कतर में, आपको पता उनका एक ही वाहिद दुनिया में स्टेशन है, कतर को उन्होंने राजी किया। कतर ने टर्की से बात की, उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि हम मेडिएशन करते हैं। पाकिस्तान ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम मेडिएशन में आ जाते। जब मेडिएशन में आए तो वो कतर में एक एग्रीमेंट हो गया। वो अगर आप एग्रीमेंट पढ़ लें, जो एग्रीमेंट जो आया है उसमें से, उसके अंदर बिल्कुल वाजे तौर पे उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जो यहाँ से तो अफगानिस्तान से घुसपैठी अगर पाकिस्तान पे जाएंगे तो हम उनको रोकेंगे। ये बाकायदा तौर पे उन्होंने माना इस चीज को, और उन्होंने ये चीजें मानी गई। पाकिस्तान ने कहा ठीक है। अब जब वो उसके बाद उन्होंने कहा सेकंड राउंड होगा, ये जो इस्तांबुल में हुआ, इस्तांबुल वाला जो हुआ, उस वक्त तक फिर दोबारा कहीं से पंपिंग आ गई उनको। उन्होंने फिर वहां पर उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि हम एग्रीड, साइन किसी पे नहीं करेंगे, जुबानी हम सारी आपकी बातों को मान रहे हैं। हालांकि पहले वो बातों को तस्लीम कर चुके थे, जिसके ऊपर टर्की और कतर उनसे बहुत नाराज थे कि आपने जिन बातों को तस्लीम कर चुके हैं उनसे बैकआउट करके। पाकिस्तान ने कहा अगर ये नहीं करते तो कोई बात नहीं, हमें कोई मसला नहीं, पाकिस्तान ने कहा चले जाते हैं।
ये तो एयरपोर्ट पे उनके टिकट हो गए, ये एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे तो वापस बुलवाया गया इनको, क्योंकि अफगानिस्तान उनके पीछे था कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा एक्शन शुरू कर दिया तो हमें तो सर्वाइव करना मसला बन जाएगा अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की तो सारी इकोनॉमिक लाइफ लाइन जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करती है। उनका तो अगर उनका वो पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दे, उनकी फूड सप्लाई बंद कर दे तो वो तो जी नहीं सकते वहां पर। तो उनको उनके लिए तो पाकिस्तान ऐसे है जैसे कि लाइफलाइन है, एक तरह से लाइफलाइन है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल लाइफलाइन है। अब दोबारा उन्होंने पाकिस्तान को एंगेज किया और अब जो आज की खबर आई है उन्होंने उस चीज को तस्लीम कर लिया, जो जॉइंट कम्युनिके आया है उसके अंदर उन्होंने मान लिया है कि एक तो पहली बात है कि सीज फायर को हम ऑनर करेंगे और दूसरी बात ये है कि बाकी सारे जो इश्यूज हैं वो शायद 6 तारीख को दोबारा उसके ऊपर डिटेल बात होगी। पाकिस्तान ने कहा कि हम किसी किस्म की सप्लाई नहीं दे देंगे, कोई ट्रांजिट ट्रेड नहीं खोलेंगे, हम आपको वॉच करेंगे कि अगर आपने हमारे साथ ठीक चलना है तो फिर ठीक है, अगर नहीं चलेंगे तो हमारे पास तो हल है आपको ठीक करने का, हम कर देंगे आपको। हमने तो काफी औरों को भी ठीक किया, हमने सारे यही तरीका था शायद। देखिए आपने अभी तक कितने अच्छे से बात की, आपकी पूरी बात को सुना, जब आप इधर उधर की बात करते हैं तो बात गलत हो जाती है ना। वो मुझे लगता है मुकीम अहमद को भी सुनना चाहिए। आपने कितने सलीके से बात रखी, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। आप इंटरप्शन के बगैर करेंगे। अरे भाई साहब अगर आप सही बात करेंगे, आपने सलीके से बात रखी ना इसीलिए। लेकिन शरदेंदु जी का मैं रुक कर रही हूँ। लेकिन शरदेंदु जी, अभी तक पाकिस्तान को हमेशा से टेरर का सेफ हेवन कहा जाता रहा आतंकियों के लिए, और ऐसे चाहे बात ISIS खुरासान के मॉड्यूल की बात हो, ISIS के तमाम ऐसी बड़ी तस्वीरें जो हैं वो सामने आती रही हैं और अभी भी। लेकिन जब ये मीठी बातें होती हैं तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। देखिए पाकिस्तान, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि टेररिस्टों के साथ हमेशा से खड़ा रहा है और टेररिस्टों की मदद की है। वो हिंदुस्तान के बरखिलाफ उन्होंने इसके लिए काम किया है। और जहां तक तालिबान और TTP का सवाल है, वो तो एक ही तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिल रहा था। लेकिन जब उनके अफगानिस्तान से रिलेशन खराब हुए, TTP ने खैबर पख्तूनवा में पश्तूनों के हकों की बात की तो अब TTP के उनके खिलाफ हो गए। तो खैबर पख्तूनवा में पहले उनकी सियासत से डिफरेंसेस थे। जब सियासत के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि इमरान खान को छोड़ो नहीं तो हम जेल से उनको छुड़वा लेंगे, तब वहां से चीजें और एग्रोवेट होने लगी। और CPEC पे जब से हमले TTP ने करने शुरू हुए तो पाकिस्तान की आर्मी और ज्यादा सेंसिटिव हुई और धीरे धीरे ये सिचुएशन आ गई कि उन्होंने हमला तालिबान पे करना शुरू कर दिया, अफगानिस्तान पे ऑन द पिटेस की आप TTP को ट्रेनिंग करा रहे हैं। ये है पूरे जड़ के जहां इन दोनों देशों के डिफरेंसेस शुरू हुए। लेकिन जब आप एक तरफ उनके इतने सारे शरणार्थियों को रखते हैं, उनकी मदद करते हैं और तालिबान को अपना एलाई मानते हैं, तो आपको उनकी भी बात सुननी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि आपके TTP हम नहीं कोई इंटरफेरेंस है, BLA अपना ऑपरेशन चला रहा, मेरा उसे कुछ लेना देना नहीं है, हमारी सरजमी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आपको इसको तवज्जो देना चाहिए था, मानना चाहिए था। और आपको एक एंगल और एनालाइज करना पड़ेगा। जो आप बोलते हैं कि हम अफगानिस्तान को सबक सिखा देंगे, अफगानिस्तान को सबक सिखाने की स्थिति में आप हैं नहीं। चाहे वो लैंडलॉक कंट्री भले ही है, लेकिन आपके यहां से ट्रांजिट रूट है, लेकिन आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली चोक कर सकें या कोई सबक सिखा दें। तो इस तरीके की जो आप लैंग्वेज यूज करते हैं किसी भी फोरम में, वो गलत है। कोई भी देश किसी दूसरे कंट्री को सबक नहीं सिखा सकता है आज के देश में, जबकि पूरा विश्व तमाम तरीके के बाइपोलर वर्ल्ड या मल्टीपोलर वर्ल्ड में बटा हुआ है। तो अफगानिस्तान को आप अकेला ना समझने की कोशिश करें, यही पाकिस्तान मार खाता। आपकी शॉर्ट साइटेडनेस है, आप जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड ऑर्डर को समझ नहीं रहे हैं। कोई भी लैंडलॉक कंट्री, चाहे अफगानिस्तान या कोई हो, तमाम तरीके के इंटरनेशनल लॉ है जहां उसको एक्सेसिबिलिटी मिलती है पोर्ट की, रोड ट्रांजिट की। तो पाकिस्तान पहली चीज तो इस स्थिति में नहीं कि सबक सिखा ले, अगर सबक सिखाने की कोशिश भी करता तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। अब तीसरी बात मैं बोलता हूँ, एक डिफरेंट एंगल देने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप तमाम तरीके से आप इस्तांबुल में आप पीस टॉक के लिए जा रहे हैं, पीस टॉक फेल हो गए, लेकिन फिर से जब टर्की और कतर ने बोला तो आप फिर से इस टॉक को रिज्यूम करने के लिए तैयार हुए। अब तीसरा एंगल उसमें ये आता है कि अमेरिका नहीं चाहता है किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच में कोई पीस हो। कहा जाता है कि अमेरिकन ड्रोन अफगानिस्तान पे हमला कर रहे हैं, उसकी परमिशन पाकिस्तान देता। पाकिस्तान ने अपने सरजमी को अमेरिका के हवाले कर रखा है कि आप हमारे ड्रोन हमारी धरती से इस्तेमाल करिए, हमारे एयरफील्ड इस्तेमाल करिए और उन सारे ड्रोनों का इस्तेमाल तालिबान के खिलाफ करिए, क्योंकि तालिबान के खिलाफ तो उनको बगराम एयरफील्ड चाहिए। एक तरीके का प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है अफगानिस्तान।
जिसमें पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा है और अफगानिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है। इस एंगल को आप एनालाइज नहीं करते और आप चले हैं पीस की बात करने। जब तक ये मुद्दा नहीं सॉल्व होगा, सर मुझे लगता है शर्देंदु जी बात तो यही हो जाती है। देखिए इसके पहले हुमायूं इकबाल शमी ने कितना इन डेप्थ ब्रीफ के साथ में बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन एंड आते आते कि अरे हम तो मजा चका देंगे, अरे हम तो ये हो जाएगा। और इसी बात की ही एक तरह से अफगानिस्तान के जो मंत्री थे, आज उन्हीं की तरफ से ऐसे ही एक और बयान सामने आया था। उसने कहा कि बात कीजिए लेकिन उसके साथ में शांतिपूर्वक कीजिए, क्योंकि अब हम पहले वाले कंट्रोल करने की अगर आपको लग रहा है कंट्रोल हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। उसने ये भी कहा कि हो सकता है हमारे पास में आपकी जितनी बड़ी फोर्स या मशीन गन नहीं हो, लेकिन हमारे पास में हौसला है और अंदर तक जाकर इसका जवाब दे सकते हैं। डॉक्टर अली शाह, मैं आप ही का रुख कर रही थी। एक तो आप जो कहना चाह रहे थे वो तो मुझे जरूर बताइए, लेकिन बार बार ये बात कही जाती है, पाकिस्तान ये कहता है कि भाई यहाँ पर जो ISIS मॉड्यूल है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, TTP में हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे जब लेना देना नहीं है, उनकी जब निशानी एक तरह से पाकिस्तान में मिलती है, तो क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे कोई गुट, ऐसे तमाम कई सहयोगी दल हैं जो इनको और फलने फूलने में मदद करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका नैना जी। देखिए नैना जी, आप जानती हैं मैं डिबेट कैसे करता हूं। मैं फैक्ट्स, डेट्स, आंकड़े और फिगर्स के साथ, कोट्स के साथ मैं डिबेट करता हूं विद कंटेंट। मगर जब भी आपने गौर किया है, आपके शो में जब भी पाकिस्तानी आते हैं, शो पे मेरी सी छूट जाती है और मैं खूब उनके इतनी बेइज्जती करता हूं कि मेरे को नहीं देखिए, मुझे लगता है अली शाह जी, किसी की बेइज्जती करना हमारा उद्देश्य नहीं होता। एक हेल्दी कन्वर्सेशन, एक अच्छी चर्चा का यही एक ऐसा मौका होता है, ये मंच वैसा होना चाहिए। हम किसी को यहाँ पर इंसल्ट करने के लिए नहीं बुलाते। जी नैना जी, लोग अपनी बेइज्जती करवाने को आते हैं। अब देखिए आदमी ने कैसे शब्द का इस्तेमाल किया, राइट? हमने तो कुछ नहीं कहा, मैं केवल इसकी बेबी पे पे हंस रहा था। तो इसने इनवाइट किया कि आओ बैल मुझे मारो, मेरी बेइज्जती करो जी। तो बाकी गेस्ट पॉलिटिक्स को कि जब पाकिस्तानी सुनते हैं कि मेजर मोहम्मद अली शाह डिबेट में होंगे, वो भागे थे वहीं पे, तो बॉर्डर पे तो भागे जा रहे हैं ये लोग हथियार छोड़ के अपनी। बिल्कुल आपका उद्देश्य बिल्कुल कोई बेइज्जती कराना नहीं है, मैं मानता हूं आप मैच तरीके से कराती हैं, लेकिन ये लोग अपनी बेइज्जती खुद करवाना चाहते हैं। मैं भी नहीं, इनकी मेरे को पसंद नहीं इनकी बेइज्जती करवाना, लेकिन जब ये मानते हैं हमारी बेइज्जती करो, हम मस्करे हैं नहीं ठीक और है, हंसाते हैं, तो मेरी हंसी छूट जाती है। कोई बात नहीं, पॉइंट पर आते हैं। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। देखिए जी मैं पॉइंट पे आता हूँ। देखिए पाकिस्तान आज की तारीख में फैक्ट है, ये इस पोजीशन में नहीं है कि अफगानिस्तान को ये धूल चटा है, अफगानिस्तान को सबक सिखाए। ये लोग बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे। अगर ये फैक्ट चेक करें तो फिर इनको मालूम पड़ेगा, अपने गिरबान में झांक के देखें कि इनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है। मगर झूठ बोलने में, प्रोपेगेंडा करने में, अपनी खुद की बेइज्जती करवाने में ये बहुत वो है। मेरे को कोई वो नहीं है इनकी बेइज्जती करने का। ठीक है, ये खुद जब ये करते हैं बिना पॉइंट्स के, बिना फैक्ट के, बिना इंटेंट के लोग डिबेट करते हैं और खुद मस्करा बनते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे लगता है सबका अपना अपना एक अंदाज होता है, सबका अपना अपना एक अंदाज होता है। लेकिन मैं हुमायूं इकबाल शमी इन्हीं का ही रुख करना चाह रही हूँ। लेकिन एक बात मुझे बताइए, यही सवाल मैं कर रही थी कि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि ISIS को हम सपोर्ट नहीं करते, TTP को हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनके निशान पाकिस्तान में मिलते हैं ना। ये कई बार हमने देखा, अभी रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा में ISIS खुरासान का एक कमांडर जो है उसको मार दिया गया और उसकी पहचान भी उस रूप में स्पष्ट हुई, और वो ये पता चलता है कि उसी मॉड्यूल का एक बड़ा हिस्सा है। तो आखिर ऐसे कौन सी ताकतें हैं, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से संगठन हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? अभी आपने अपनी सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, खुद ही दे रहे। ISIS का बंदा आप कह रहे हैं पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने मार दिया उसको, तो पाकिस्तान तो खत्म करता है बॉर्डर। एक बहुत बड़ा वही तो बात कर रही हूँ, ISIS खुरासान का एक कमांडर को मारा गया है। मतलब आप तो कहते हैं ना कि यहाँ पे नहीं है, आप कहते हैं यहाँ पर नहीं है ISIS, लेकिन वहाँ पे कमांडर मारा गया, तो मतलब ये कि उसका कैंप है भाई, ISIS के कैंप है, मैं ये कह रही हूँ। चलें जवाब देने, अगर वहाँ
कैंप है तो इसको मारने की क्या जरूरत थी? उसको तो प्रोटेक्ट करना चाहिए था पाकिस्तान को। हाँ, कुछ अगर हथियारबंद पाकिस्तान लोग फाड़ रहा आए होता तो जी। उसको तो प्रोटेक्ट करता, मारा क्यों उसको? तो मेरा मतलब है सवाल का जवाब तो आप खुद दे रही हैं, तो बाकी रह गया मसला इस चीज का जो पिछले बड़ी लंबी चौड़ी वो हमें मशवरे दिए गए अफगानिस्तान में, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। हमें पाकिस्तान को आपके मशवरों की जरूरत नहीं है। आप मेहरबानी करके मशवरे अपनी हुकूमत को दें कि वो अफगानिस्तान में तालिबान को ना करें, क्योंकि ये वो तालिबान है कि जिस वक्त 2021 फिर आप शुरू हो जाएंगे, मुझे पता है फिर शुरू हो जाएंगे। इनको भी कुछ तहजीब सिखाए ना थोड़ी सी, के दरमियान में ना बोला करें। मांग रहे हो बेइज्जती करवाना अपनी। अच्छा, अब वो बात ये है कि जी वो तहजीब कि हमारा किस पागल को नहीं है, इकट्ठा किया है, जाने का है मगर आप अपनी बेइज्जती बात होने दीजिए। मैं जा रहा हूँ फिर, बात होने मैं छोड़ रहा हूँ फिर, मैं जा रहा हूँ फिर। आई एम सॉरी। मैं इस किस्म के क्या आपने कोई बंदे इकट्ठे करें यहाँ पे जितनी बात की जाए। वो जो हिंदुस्तान से आपने जिनको बुलाया है वो कह रहे हैं कि जी वहां पे हम मशवरे, ये मशवरे। ओ भाई, ये मशवरे आप हिंदुस्तान की अपनी हुकूमत को दें कि वो तालिबान को ना खराब कर, उनको ना हवा दें। वो इस हवा के चक्कर में बेचारे मारे गए। इससे पहले अफगानिस्तान में देखें, बात सुने, अफगानिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत नहीं चल सकी आज तक पिछले 70 साल से जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की हो। ये मैं आपको आप लगा लें, आप मुझे बता दीजिए। तो मैं फिर आपको ऐसा क्या हो गया, हुमायूं इकबाल शमी कि अफगानिस्तान में जब अभी तालिबान ने एक तरह से टेक ओवर किया, तालिबान तो आपका भाई था, आपका प्यारा था, आपका बड़ा अच्छा मित्र दोस्त था, तो जब उसने टेक ओवर किया तो इतनी नफरत कैसे बन गई? वो कैसे दुश्मन बन गया अगर इतने 70 सालों में कभी किसी ने मुखालफत नहीं की तो? अच्छा चले, मैं बता देता हूँ आपके। तो जिस वक्त ये तालिबान आए थे तो आपकी जो चैनल थे वो चीख रहे थे कि अफगानिस्तान तो पाकिस्तान बन गया। वहां तो आपने वहां पर कोई 6-7 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी, सारी गरक हो गई। अब आज आपके दोस्त कैसे बन गए? वो तो आपके दुश्मन थे, इत्तेहाद आदमी के दुश्मन थे। चैनल निकलवा के देख लीजिए आपके, जो उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया, वो आज आपके दोस्त कैसे बन गए? अब मैं तो ये सवाल तो आपसे करना चाहता हूँ, वो आपके दोस्त कैसे बन गए? तो मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बात यह है कि ये इस किस्म की जब उनको हवा मिलती है, उनको पंपिंग होती है बाहर से, क्योंकि ये पैसे पे चलते हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत चलती पैसे पे, उसको पैसा दिया जाए। अभी अजीत डोवल का मैं कोई एक वीडियो देख रहा था, उन्हें कहा हम पैसे दे रहे हैं, तो हम पैसे देके इनके ये काम करेंगे जो काम हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं कर सका जंग के अंदर, हम वो करवाएंगे। कौन सी बात है अजीत डोभाल की? पैसे देंगे। अरे अजीत डोभाल सुन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ऐसे अगर मिसफैक्ट पेश करेंगे आप हुमायूं इकबाल शमी। अरे ऐसी कोई बात अगर उनने कह दिया, ऐसी जो बात आप कह रहे हैं, भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मदद, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज सपोर्ट किया, और ये बहुत पहले से उनका एक तरह से कोलैबोरेशन है। और आप जो कह रहे हैं ना कि इंडिया ने पाकिस्तान की सरकार को एक्सेप्ट किया, ना ये गुड तालिबान बैड तालिबान क्या है जरा आप बताइएगा। और दूसरी बात ये कि वहां पर अब दूतावास जो हैं उनसे शुरुआत हुई है, एक्सचेंज शुरू हुए हैं। सरकार का समर्थन या नीतियों का समर्थन, जो नीतियों के साथ में विरोध है वो है। और आप हिंदुस्तान की क्या बात करते हैं? आपके आधे से ज्यादा, चाहे बात तुर्की की हो, अफगानिस्तान की हो, बाकी के जो कई देश है उनकी तरफ से भी बाकायदा उनको सपोर्ट किया गया है। बात ये, और आप अजीत डोभाल का नाम तो बिल्कुल ना ले, ना बिल्कुल ना ले। हुमायूं इकबाल शमी उन्हें सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए। शरदेंदु जी, मुझे लगता है कि यही बात है कि यही तो अभी अजीत डोभाल और पीएम मोदी का नाम लिए बगैर तो चल ही नहीं सकता। देखिए, थोड़ी जिम्मेदारी के साथ अगर आप बयान देंगे तो वो बेहतर होगा। जब मैं कुछ बात बोल देता तो आपके जहन में लग जाती है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट दे तो उसको फैक्ट्स में दे, और तमाम तरीके के फेक वीडियो चल रहे हैं उस पर ना तवज्जो दे। और जब जहां तक मेरा हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन का सवाल है, अब आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप थोड़ा हिस्ट्री में जाइए, इंडस सिविलाइजेशन में जाइए, लोधी साम्राज्य में जाइए, जो आपका जो सिल्क ट्रेड रूट था उस समय जाइए। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के एलाय रहे, बहुत बड़ा हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रहा है। और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की अगर आप दोस्ती की बात करेंगे तो हमारा वो नेचुरल एलाई है। आपके साथ वो नेचुरल एलाई नहीं है, मजबूरी और किसी संधि के तहत उसने आपके साथ काम किया। वो आपके साथ ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता, लेकिन एक अफगानी को खड़ा करिए, वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहेगा,
कि पाकिस्तान के साथ उसका ऑब्वियस चॉइस होगा कि हिंदुस्तान। हमारे में एक ऑर्गेनिक रिलेशन है जो आप एक तरीके के फोर्स तरीके से आप उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, और साथ में जो आपका बर्ताव है, जिस तरीके से आप धमकाते हैं, जिस तरीके से आप भुड़की देते हैं, जिस तरीके से आप एक्सप्लॉइटेटिव भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी सामंतवादी सोच है उसको बदलने की जरूरत है। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन में पाकिस्तान ना बोले, ऐसा मेरा मानना है। चाहे वह तालिबान का सरकार रही हो, चाहे करजाई की सरकार रही हो, हम तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज तक का टाइम ट्रेस आउट करके बताते हैं कि हमारे बड़े अच्छे रिलेशन रहे। कभी जरूर लो हुए, कभी अप हुए, लेकिन संबंध हमारे कभी खत्म नहीं हुए। और जहां तक हमारा ट्रेड का सवाल है, ड्राई फ्रूट का ट्रेड और लेदर का ट्रेड हमेशा से रहा है। और जब अफगानिस्तान में बिल्डअप चल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसने अपनी सोच बदली है, तमाम देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान उसमें आगे बिल्कुल। बढ़ और के शर्तेंदु सहयोग जी, करेगा? मैं यही बात जो है एक बार मैं बताना चाहूंगी इकबाल हुमायूं शमी को। आप समझिए हुमायूं जी, यहाँ पे ना इवन यूएन तक ने डिफैक्टो अथॉरिटी माना है अफगानिस्तान को। पूर्ण मान्यता की बात नहीं है, लेकिन यूएन, जैसे अभी आप जिस यूएन का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको ये भी बता दूं, आप भारत की बात करें, कौन कौन से देशों ने उसको उसके साथ में आप एक बार फिर से समन्वय बनाया है। चीन ने राजदूतों का आदान प्रदान किया है, आर्थिक निवेश चीन की तरफ से अफगानिस्तान में हुआ है। ईरान ने सीमा जल विवाद चर्चा राजनीतिक संपर्क यहां पर शुरू किया है। खुद पाकिस्तान के यहां पे उनके साथ में अलाए है। तुर्की जो अभी आपकी मध्यस्थता करा रहा है, राजदूत स्तर पर उनके साथ में अलाए है। यूएई की मानवीय सहायता यहां पर लगातार जारी है। कतर ने भी दूतावास नियंत्रण मध्यस्थता के लिए यहां पे एक तरह से शुरुआत की। उज्बेकिस्तान व्यापार चल रहा है। भारत ने वीजा और मानवीय सहायता और वार्ताओं के तौर पर एक तरह से उनका लाए है। सऊदी अरब, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इनके भी दूतावास शुरू हुए हैं और बाकायदा इनके साथ में व्यापार जो है वो उसकी शुरुआत हुई है। तो आप सिर्फ भारत को इस रूप में देख रहे हैं, लेकिन उनके किस लिमिटेशन के साथ में चर्चा हुई, इस बात को समझना चाहिए। जवाब दे देता हूँ। मेरी आपने जवाब पूरा नहीं सुना था। मैंने आपसे ये कहा था, ना तो आपका बॉर्डर मिलता है, ना आपकी लैंग्वेज मिलती है, ना कल्चर मिलता है, ना रिलीजन मिलता है। ये सऊदी अरब, यूएई, टर्की, इवन पाकिस्तान की भी एम्बेसी वहां मौजूद है। इनका मजहब भी मिलता है, काफी सकाफत भी मिलती है। चाइना का बॉर्डर मिलता है इसके साथ, और टर्की, तुर्कमेनिस्तान, ये भी मुस्लिम कंट्री, इनके बॉर्डर मिलते हैं। इनके जिनके बॉर्डर मिलते हैं उनके तो कंसर्न्स हैं वहां पर। आपका कंसर्न क्या है? आप सिर्फ मुझे एक बात बताएं, अमेरिका के साथ में भारत की सीमा कनेक्ट होती है क्या? अमेरिका के साथ में कनेक्ट होती है क्या? रशिया के साथ में कनेक्ट होती है क्या? टर्की के साथ में कनेक्ट होती है क्या? लेकिन हमारे हैं उनके साथ में व्यापारिक ताल्लुकात हैं, कंस्ट्रक्शन और सहायता के तौर पर हम लोग हमेशा अव्वल स्तर पर रहते हैं। यही तो डिप्लोमेसी होती है। मैं जो आपने की ये जब अशरफ गनी के दौर में ये जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी ना, कई बिलियन डॉलर की, वो जाया हो गई। अब भी आप जो करेंगे वो जाया हो जाएगी कुछ अर्से में। अच्छा, इसलिए जाया कैसे? यही तो बात हो जाती है ना हुमायूं इकबाल शमी, आप उसको जाया मानते हैं जी। मेरे को इन पे नहीं है तो क्या हंसी आएगी, क्योंकि बात ऐसी कर रही है। हंसी ये भगवान तैयार हुए थे, मैं भाग गया, डर के थे मेरे से। अब ऐसी बेतुकी की बातों पे अगर हंसी आएगी तो we'll laugh at them, bunch of clown, jokers। लेकिन ठीक है अलीशा, लेकिन ये डिप्लोमेसी ही है। मुझे लगता है कि इस बात को समझना चाहिए। पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम से जुड़े हुए हैं आप हुमायूं इकबाल शमी, लेकिन यही डिप्लोमेसी होती है। और हर देश की अपनी एक विदेश नीति होती है, व्यापार नीति होती है, और यही चीज समझना चाहिए शरदेंदु जी, जो शायद पाकिस्तान को बड़े कंफ्यूजन से मिसफैक्ट्स के साथ। देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान के जो भी आपके जो पैनलिस्ट आते हैं, पाकिस्तान से बड़ी शैलो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और मजबूर करते हैं कि उनको ऐसा जवाब दिया जाए जो हम उसको यूज नहीं करना चाहते। देखिए, मेजर मोहम्मद अली शाह एक बहुत ही फाइन डिफेंस एनालिस्ट हैं। इनके साथ हमने बहुत सारे फोरम पे हमने बातचीत की है, कमांड डिस्कशन किए हैं। उनकी बातों को आप समझिए, जिस लैंग्वेज में आप बोलते हैं उस लैंग्वेज में आपको उसकी जवाब देते हैं, जिसको आप सुनने के लिए तैयार रहे। एक पैनलिस्ट आपके देखिए छोड़ के चले गए, दूसरे जाने की तैयारी में है। आप अपना सुनने की कोशिश करिए, वो जो बात कह रहे हैं आपको वो आईना दिखा रहे हैं, प्लीज देखिए, लेकिन आप उसको तवज्जो नहीं देते और फिर आप ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। पहली तो आप फेक वीडियो देखना बंद करें, दूसरी चीजों के और समझें। ये जरूरी नहीं कि आपकी सीमाएं जब जुड़ेंगी तभी आपके रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन में प्रगाढ़ होंगे। इस चीज को आप दिमाग से निकाल दें।
जो पॉलिटिक्स जो है इंटरनेशनल रिलेशन जॉर्जियल बाउंड्री से नहीं होता, और धर्म के आधार पे तो बिल्कुल ही नहीं होता। नहीं तो क्रिश्चियनिटी के सारे देश एक एक होते, सारे मुस्लिम कंट्री एक एक हो अलग गए हो होते। चुके होते, धर्म बिल्कुल। के बजाय लेकिन धर्म बड़ी के बड़ी तवज्जो देने के विडंबना बजाय आप यही हो अपने जाती है नेचुरल शर्मिंदर एलाइज जी, की बात बड़ी करिए। विडंबना यही हो जाती है कि आखिर इस बात को समझेंगे कैसे, एक्सेप्ट कैसे करेंगे। आईएसआईएस अब पाकिस्तान में सपोर्टिव वे में लगातार पूरी दुनिया में एक अलग रूप लेकर चलता है और उसके बड़े खुलासे भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक्सेप्ट करे तब वाली बात है। लेकिन और भी कई बड़ी बातें हो रही हैं, बहुत खुलासे हो रहे हैं और जिससे बार बार पाकिस्तान एक्सपोज होता है। वेल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपने व्यूज रखने के लिए।